बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों में अगर हरियाली होती है तो जीवन में खुशहाली होती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रबी फसलों की बुआई से पहले बीज को करें उपचारित। BAU द्वारा विकसित बिरसा TC2 को मिली मंजूरी। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। रबी फसलों की बुआई से पहले बीज को फफूंदी नाशी कीटनाशी एवं राइजोबियम क्लचर से उपचारित करें। इससे बीज में छुपे हुए रोगाणु और कीटाणु नष्ट होकर पौधों में रोग और कीट से बचाव होता है, जिससे उत्पादन में लगभग 20% की बढ़ोतरी होती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा विकसित तीसी की नई किस्म बिरसा TC2 को भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। इससे किसान कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त कर सकेंगे, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। इस किस्म की उपज क्षमता 13.83 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई बेहतर उत्पादन और अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करें। इससे 20 से 25% उत्पादन में वृद्धि होती है। वहीं उर्वरक और अन्य खर्च में भी कमी आती है। जो किसान भाई अपने घर का बीज का उत्पादन करते हैं, वो किसान भाई अपना बीज का उत्पादन तो जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ अच्छा मुनाफा करने के लिए आप उन्नत किस्म का प्रयोग करें। उससे उन्नत किस्म के प्रयोग से मैंने बताया कि 20 से 25% तो उत्पादन इसी तरह बढ़ जाती है, और जो आपका मुनाफा रहता है उसमें आपको बढ़ जाता है। और जो खेती में जो आप सारा चीज़ जो व्यवहार करते हैं, फर्टिलाइज़र का, निकोनी का, सिंचाई का, कीड़े मकोड़ों को रोकथाम के लिए, तो सारा खर्चा तो आपको अपनी किस्म को जो यूज कर रहे हैं उसमें उतना ही खर्चा में आप अगर उन्नत किस्म को प्रयोग करके करेंगे तो 20 से 25% का उत्पादन आपको बढ़ जाएगा। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेदों में पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस लगाएं। उन्नत प्रभेद झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 महीना पहले चूने का भुरकाव करें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती रबी के समय में समतल क्यारी बनाकर करें। साथ ही प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहें। किसान भाई फसलों की कटाई के लिए वैभव हसिया नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 20 से 25 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में रोग नियंत्रण के बारे में। टमाटर फसल में अगेती या पिछेती ब्लाइट रोग लग जाए तो नियंत्रण के लिए 0.02% क्लोरोथैलोनिल दवा, मैकोजेब या कैप्टन दवा 1.25 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। ज़रूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बारी है जानकारी की, तो आज की पहली जानकारी है पशुपालन व्यवसाय में पोषक एवं टीकाकरण का महत्व के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी। आज का हमारा विषय है कि पशुपालन में पोषक के टीकाकरण पे महत्व। आज इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर महतो सर। जी हाँ किसान भाइयों, पशुपालन के व्यवसाय में जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे हम जिस तरह के पशु में पाल रहे हो, जिस तरह के व्यवसाय कर रहे हो, या तो फिर हम लोग दूध का व्यवसाय के लिए गाय भैंसे रखे होंगे, या मांस उत्पादन के लिए या भेड़ बकरी रखे होंगे, या मुर्गियाँ रखे होंगे, सभी में कई तरह के प्रबंधन पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। पर सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन अगर कहें, जिससे कि हमको लाभ अधिक से अधिक मिलना हो और सबसे ज़्यादा पूंजी की जो खपत होती है वो है पोषण का प्रबंधन। या हम
आपको बताते चले किसान भाइयों, जैसे कि आप कुल लागत के पशुपालन में कुल लागत की अगर बात करें हम, तो 60 से 70% भाग का जो खर्च होता है वो पोषण संबंधित चीज़ों पे ही होता है। इसी कारण पोषण प्रबंधन पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो टीकाकरण प्रबंधन की बात कर रहे थे, टीकाकरण पे ही हमारे पशु का स्वस्थ पूरी तरह से टीका रहता है। तो पहले पोषण की अगर हम बात करें, विशेष करके आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे शर्करा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल और जल की भूमिका रहती है। ये सभी पोषक तत्व कहे जाते हैं। इन सब पोषक तत्वों को हमारे पशुओं में या जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जिंदा ये हमारे ऑर्गेनिज्म है, उन सबों को इन सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, हमें पशुओं से उचित मात्रा में उसके नस्ल के अनुसार उत्पादन लेने के लिए संतुलित आहार देने की ज़रूरत होती है। संतुलित आहार का मतलब होता है कि जो दिन भर में जितना राशन हम जितना मात्रा में दाना या जो भी खाना आहार देते हैं, उन सबों पे हमारे पोषक तत्व उचित अनुपात में रहने चाहिए। मतलब सभी पोषक तत्व जैसे शर्करा, प्रोटीन, वसा, मिनरल मिक्सचर, विटामिन, पानी, ये सभी अगर उचित मात्रा में देते हैं तो उनको संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार को देने के दो तरीके हम लोग अपनाते हैं। एक तो दाना मिश्रण के द्वारा जिसको कॉन्सेंट्रेट राशन कहा जाता है, दूसरा फॉडर के द्वारा जो चारा फसलें होती हैं। जो किसान भाइयों ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या जिनके पास चारा उत्पादन की ज़्यादा सुविधा होती है, वो कोशिश करते हैं कि अधिकतर पोषक तत्व चारा के द्वारा ही पशुओं को दिया जाए। इसमें हमारे लाभ का भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो इस मौसम में भी किसान भाइयों, अगर आप अपने पशुओं से उचित लाभ लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि चारा से अपने जो पशुओं का पोषक तत्व है उसका आपूर्ति करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। चारे को आप दो भागों में बांट कर समझ सकते हैं। जैसे सूखे चारा को हम देते हैं, उसके अलावा हरा चारा पे, हरा चारा में इस मौसम में अगर कहें तो बरसीम, लूसन और जौ सबसे उत्तम चारा फसल पे आती है। अगर जौ और बरसीम आप लगाए हुए हैं तो कोशिश करें जौ और बरसीम को दो आधे भागों में बांट के दें। 50-50% अगर दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम 25 to 30% तक भी अगर बरसीम जाते हैं तब भी आपके पशुओं को उत्पादन में काफ़ी सहायता मिलेगी। बरसीम में प्रोटीन की मात्रा तो रहती है, साथ साथ उसमें मिनरल कंटेंट एंड मॉइस्चर की भी बहुत अधिक मात्रा रहती है। इसी कारण वो मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए आप कोशिश करें बरसीम या ओट की फसलें जब भी खिलाएं तो सूखे चारा के साथ खिलाएं। सूखे चारा के साथ नहीं खिलाने से क्या होता है कि कभी कभी आफरा, जिनको ब्लॉट की जैसी बीमारियां होने की संभावना थोड़ी हमारे पशुओं में अधिक रहती है। तो इसका एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। अगर बरसीम आपके खेतों में निकल रही है तो आप उनकी जो मात्रा है पशुओं में थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाएं। अचानक जिस दिन से आप काटना शुरू किए हैं उसी दिन अधिक मात्रा का उपयोग ना करें। शुरुआत में थोड़ी कम दें, जैसे 25% रिप्लेस करें, 25%, 30% करते करते सप्ताह भर में आप उसको माने पूरा का पूरा मात्रा दे सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई कॉन्सेंट्रेट पे निर्भरता है, उत्पादन के लिए जो किसान भाई कॉन्सेंट्रेट पे निर्भरता है, जैसे दाना मिश्रण पे अगर निर्भरता है आपकी, तो दाना मिश्रण की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर जो आप पहले खिला रहे होंगे, इससे पहले वाले जो दाना मिश्रण खिला रहे हैं उसमें कोशिश करें कि 15 से 20% जो केक की मात्रा है उसे आप बढ़ा दें। इसके अलावा मिनरल परसेंट का जो है 2 से 3% आप अवश्य अपने कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर में डालें। ठीक है किसान भाइयों, जैसे आप मिनरल मिक्सचर का 2 से 3% मिनरल मिक्सचर जरूर दें। इसके साथ कॉमन सॉल्ट की मात्रा भी अवश्य दें। कॉमन सॉल्ट 0.5 to 1% के आसपास रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ जो कॉन्सेंट्रेट राशन जो किसान भाइयों कॉन्सेंट्रेट राशन पर अपने उत्पादन को रखे हुए हैं वो मात्रा का भी ध्यान अवश्य रखें। मात्रा में हम इस तरह से समझ सकते हैं किसान भाइयों, जैसे अगर आप संकर नस्ल की गाय भैंसे रखे हुए हैं तो उसमें शरीर जो निर्वाह राशन जिसको कहते हैं मेंटेनेंस राशन के रूप में आप 1 से 1.5 kg दाना मिश्रण को चुनाव करें। इसके साथ उत्पादन के लिए अगर आप संकर नस्ल की गाय रखे हुए हैं या देसी नस्ल की गाय रखे हुए हैं तो प्रति 2.5 किलो पर 1 kg दाना मिश्रण आप दें, और भैंस रखे हुए हैं तो प्रति 3 kg दूध पर 1 kg दाना मिश्रण का दें। तो इस तरह से अगर आप दाना मिश्रण पूरे दिन भर में मात्रा को अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपके पशुओं में कमी नहीं, पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी और आहार की अधिकता के कारण जो उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है वे भी नहीं होंगे, और आपके पशु इस ठंडे मौसम में भी आसानी से मौसम के साथ साथ उत्पादन को भी बनाए रख सकते हैं। यह किसान भाइयों पोषक प्रबंधन के साथ साथ स्वास्थ्य प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है। इसी कारण जो किसान भाई
जो अपने खुर वाले जानवर, विशेष करके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर में अगर खुरा चपका के टीकाकरण नहीं करा पाए हैं तो यहाँ पर खुरा चपका की बहुत अधिक संभावना बनती है। इसी कारण आप खुरा चपका का टीकाकरण अवश्य करा लें। इसके अलावा अगर आप बकरी और भेड़ों में PPR और इंट्रोटॉक्सिमिया का टीकाकरण नहीं कराए हैं तो ये दोनों टीकाकरण भी अवश्य कराएं। किसान भाइयों, इतनी अच्छी सर ने जानकारी दी है, आप इनका लाभ उठाएं और अपने पशुपालन व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर हमारे इस कार्यक्रम में आने। धन्यवाद। बारी है दूसरी जानकारी की। तो दूसरी जानकारी है ठंड के मौसम में हरा चारा का उत्पादन हम कैसे करें, इस विषय पर। तो आइए लेते हैं एक फीचर के माध्यम से ये जानकारी। आज हम जानेंगे कि पशुओं के लिए हरा चारा का उत्पादन कैसे करें, और इस बारे में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ हैं नेहा राजन जी। हरा चारा की जब बात करें तो बहुत सारे हमारे जो पशुपालक हैं वो नहीं जानते कि कौन कौन से हरा चारा का उत्पादन है। तो मैम सबसे पहले इसके जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं हरे चारे की, तो जितने भी मवेशी पालक लोग हैं उनके लिए हरे चारे की उपयोगिता बहुत ज़्यादा ही है, बहुत अत्यंत आवश्यक है। और जनरली हम लोग देखते हैं कि 3 मौसम होता है खेती का, खरीफ, रबी और जायद। तो अभी जो मौसम चल रहा है रबी का, तो उस पर हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे। और अगर चारे की बात करें तो हरे चारे को हम लोग 4 भाग में वर्गीकृत करते हैं। एक सबसे पहला जो होता है वो फलीदार हरा चारा होता है, जिसमें कि आप लोग जानते होंगे राजमा है, लोबिया है, या अभी की बात करें रबी सीजन की तो इसमें बरसीम आ जाता है, लुसर्न आ जाता है। तो ये सारी फलीदार हरे चारे के कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी होता है वो होता है अनाज वाले हरे चारे। उसमें आप ज्वार है, बाजरा है, जई है, मक्का है, ये सब अनाज वाले चारे हो जाते हैं। तीसरा जो कैटेगरी होता है वो घास कैटेगरी होता है, जिसमें गिनिया घास हो गया, नेपियर हो गया, या फिर हम लोग दीनानाथ घास बोलते हैं। ये सब जो है घास कैटेगरी में आ जाते हैं। और चौथी कैटेगरी जो होती है वो वृक्ष वाले हरे चारे होते हैं, जिसमें सुबबूल का पौधा आता है। तो इस तरह के जो पौधे उपजाने के लिए अगर झारखंड की ज़मीन की बात करें तो किस तरह का ज़मीन जो है ज़्यादा उपजाऊ है? तो जनरली हम लोग देखते हैं अभी जो समय चल रहा है धान कटाई हो चुकी है, और जो धान कटाई करने के बाद जो 2 नंबर खेती यानी मध्यम ज़मीन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग हरे चारे की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ख़ासकर अभी जो समय है वो बरसीम, लुसर्न और जई का समय है। तो बस बरसीम और लुसर्न ये जो 2 फसल है, ये जो है दलहनी फसल के कैटेगरी में है, और जो जई होता है वो गैर दलहनी हरा चारा फसल है। तो बरसीम और लुसर्न का जब हम लोग बात करते हैं तो बरसीम को जनरली हम लोग हरा चारा का सम्राट की संज्ञा देते हैं, और लुसर्न को रानी की संज्ञा दी जाती है। मतलब इसकी उपयोगिता इसी से सिद्ध होती है। तो बरसीम की जो खेती करेंगे या लुसर्न की खेती करेंगे, ये इसके लिए दोमट मिट्टी चाहिए, अच्छी निकास वाली दोमट मिट्टी चाहिए। खासकर लुसर्न में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो क्षारीय भूमि है वहाँ पर इसकी खेती अच्छी होती है। लेकिन हमारे झारखंड की मिट्टी अधिकांशतः अम्लीय है, तो किसान भाइयों से ये आग्रह है कि आप चूना का व्यवहार करके ही लुसर्न का बुआई करें। और इसके अलावा जब हम लोग बरसीम और लुसर्न की बात करते हैं तो इसकी जो समय है लगाने का, बरसीम आप लास्ट सितंबर महीने से लगाते हुए नवंबर तक लगा सकते हैं, और लुसर्न की खेती जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर महीने में कर सकते हैं। और लगभग 6 से 7 कटाई तक इसकी खेती इससे हरे चारे उत्पादन ले सकते हैं। और लगभग अगर अच्छी उपजाऊ वाली मिट्टी है तो हम लोग मई तक इसकी कटाई लेते हैं। इसमें जो मुख्य किस्में आती हैं वो उस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो जैसे बरसीम है, बरसीम में अभी एकदम लेटेस्ट वैरायटी आई है BL44, BL44, ये 2021 की रिलीज वैरायटी है। और ये किस्म ऐसी है कि इसमें 395 कुंतल प्रति एकड़ हरा चारा उपलब्ध होता है, और साथ ही ये किस्म जल्दी बढ़ने वाली, अधिक शाखा वाली है, और इसकी जो लंबाई जो हाइट जाती है वो लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर तक जाती है। और दूसरी वैरायटी BL10 है, या फिर वरदान वैरायटी है, या और भी वैरायटी बोले तो बुंदेल बरसीम 2, बुंदेल बरसीम 3, ये सब कुछ अच्छी वैरायटी हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है। इसमें जड़ या तना सड़न की बीमारियां कम आती हैं। विल्ट रोधी किस्म है, जो उकठा बीमारी आती है वो सब इसमें, इन सब किस्मों में थोड़ा टॉलरेंट वैरायटी है। साथ ही इनकी उत्पादन क्षमता भी अगर देखा जाए तो 200-250 से लेकर लगभग 400 कुंटल प्रति एकड़
मापी जाती है। तो और ये इनकी कटाई आप मई से जून तक कर सकते हैं। और बीज दर हम लोग बात करेंगे बीज दर, तो बीज दर जो होता है बरसीम का वो लगभग 20 केजी प्रति एकड़ होता है। और अगर खाद की बात करें तो खाद इसमें हम लोग डालते हैं 20 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई अगर देखें तो चूँकि ये रबी फसल है, सिंचाई सुविधा ज़रूरी है और इसलिए पहली सिंचाई जब हम लोग करेंगे वो पहली अंकुरन के लिए सिंचाई करते हैं 3 से 4 दिनों के अंदर। दूसरी सिंचाई या तीसरी सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आप पूरे समय करते रहेंगे। और जो लुसर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो लुसर्न में जो वेराइटी है वो है आनंद 2 या आनंद लुसर्न करके आती है या T9 करके। ये कुछ अच्छी वेराइटी है जो 240 से लेकर लगभग 400 कुंटल एकड़ उत्पादन देती है। और लुसर्न में क्या है कि ये सूखा रोधी फसल है, इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, तो इसलिए किसान भाई इसका चयन कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो जड़ें हैं वो 3 से 6 मीटर ज़मीन के अंदर जाकर पानी का अवशोषण करती हैं, तो कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी इसकी खेती आप बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो बीज दर है वो 25 केजी प्रति हेक्टेयर है। इसमें जो खाद की मात्रा हम लोग देंगे वो 25 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास, ये मात्रा हम लोग प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। और इसकी भी जो कटाई है वो पहली कटाई 50 दिनों के बाद करते हैं और उसके बाद की कटाई 30 से 40 दिनों के अंतराल पर करते हैं। लेकिन झारखंड प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे छोटे और मंझोले किसान हैं, उनके ज़्यादातर खेतों में सब्जियाँ और फसलें लगती हैं। उन किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो भी अभी पशुपालन की ओर मुड़ते जा रहे हैं? हाँ, जो किसान भाई पशुपालक या पशु मवेशी पालन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हरे चारे का उत्पादन करें। जनरली अगर हम लोग समेकित कृषि मॉडल में भी देखते हैं कि जो हमारा खेत है उसका 10वां हिस्सा जो होता है उसमें हम लोग ज़रूर से ज़रूर हरा चारा का उत्पादन करें। और इसके साथ ही जई का भी आप उत्पादन कर सकते हैं। और हरे चारे की एक अलग अपनी उपयोगिता है। आप देखते हैं कि जो लोग मवेशी पालन कर रहे हैं उनका अधिकतर खर्च आहार में जाता है, जो बोलते हैं 70% खर्च आहार में जाता है, और उस खर्चे को हम लोग हरे चारे से कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हरे चारे देने से दूध में वृद्धि होती है। उसके अलावा आप पशु का स्वास्थ्य अच्छा होता है, ताकतवर होते हैं। हरे चारे में मुख्य रूप से विटामिन ए कैरोटीन के रूप में उपलब्ध होता है, जो कि शुष्क पदार्थ में नहीं मिलता है, तो इसलिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जो खनिज पदार्थ इसमें उपलब्ध होता है जैसे कि कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, जिंक हुआ, ये सब अलग अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं हरे चारे में, जो कि पशुओं की प्रजनन क्षमता के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। तो और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें रेशे बहुत अच्छे मात्रा में उपलब्ध होते हैं और प्रोटीन की भी मात्रा लगभग 15 से 20% तक प्रोटीन हरे चारे में उपलब्ध होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं एक मवेशी के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए, साथ ही दूध के लिए। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बातें बताई कि आपके पास अगर कम ज़मीन भी है तो हरा चारा का उत्पादन करें, और पशुओं के लिए हरा चारा की मात्रा की क्या व्यवस्था हो वो भी इन्होंने बताया। इसका उपयोग करके आप अपने दुधारू पशुओं को दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। किसान भाइयों, कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी है, लेकिन वक्त की भी कमी साथ ही साथ है। तो अगली जानकारी अगले अंक में हम ज़रूर दिलवाते हैं, ये हमारा वादा भी रहता है। अब बारी है आपकी कागज़ और कलम उठाने का, तो फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।